एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को कई पार्ट्स में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जो लार्ज एनिमल्स की बात करें या हम प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर बहुत सारी मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर भी होते हैं और डिसिमिलर भी होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी पाई जाती है और डिसिमिलैरिटीज भी पाई जाती है। इसी तरीके से जब हम किसी भी लार्ज ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी उनकी आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। तो इन्हीं इंटरनल डिससिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लांट के अंदर बेसिकली बेटा हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यूज जो है प्लांट में दो तरीके के पाए जाते हैं। हम इनके अंदर दो टाइप के टिश्यू पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। अब बात आती है, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया। इसके बाद ये जो टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज जो है ये क्या बनाते हैं? टिश्यूज जो है वो फर्दर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। वे बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। अब प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट के ऑर्गन्स की बात करेंगे। प्लांट के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? प्लांट के ऑर्गन जो होते हैं वो हमारा लीफ, रूट और स्टेम होता है। तो इसी चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? लीफ, रूट, स्टेम के आंतरिक संरचनाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। तो ये क्या है? प्लांट की ऑर्गन हो गए। अब ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब इस ऑर्गन सिस्टम के बारे में, यानी कि रूट एपेक्स सिस्टम और शूट एपेक्स सिस्टम, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉटिलेडनस रूट के बारे में, उनके टिश्यूज के बारे में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, मोनोकॉटिलेडनस स्टेम के बारे में, डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट एंड स्टेम के बारे में। ठीक है, तो पूरा ये जो टॉपिक है ये कई पार्ट्स में डिवाइड होगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि प्लांट एनाटॉमी होता क्या है। प्लांट एनाटॉमी क्या होती है? बॉटनी की वो ब्रांच होती है, वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी आंतरिक संरचनाओं की और उनके ऑर्गेनाइजेशन यानी उनकी उत्पत्ति की स्टडी करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? हम प्लांट एनाटॉमी बोलेंगे। अब इसके अंदर आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। एक है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी और दूसरा है इंडियन प्लांट एनाटॉमी फादर। ठीक है, तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नेहमिए ग्रू को। ठीक है, नेहमिए ग्रू को। लेकिन अगर इंडियन प्लांट एनाटॉमी के फादर पूछे जाए आपसे तो आपका जवाब होगा के.ए. चौधरी। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि आपसे फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी पूछा गया है कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी पूछा गया है, तभी आप अपना जवाब देंगे। अब बात करते हैं टिश्यू की। तो टिश्यू होता क्या है? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। कोशिकाओं कई सारी कोशिकाएं जो होती हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ये टिश्यू जो होते हैं किसी एक ही जगह से ओरिजिनेट होंगे, यानी किसी एक ही जगह से इनकी उत्पत्ति होगी और जो इनके फंक्शंस हैं वो भी ये सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इनसे क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। प्लांट के अंदर जो होते हैं टिश्यू दो तरीके के पाए जाते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, जिनके अंदर डिवीजन या विभाजन होता रहता है, इस तरीके के टिश्यू क्या कहलाएंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएंगे। परमानेंट टिश्यू के अंदर किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल प्लांट टिश्यू होते हैं जो कि
जिनके अंदर एक्टिव सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? सिंपल प्लांट टिश्यू है जिनके अंदर एक्टिव सेल डिवीजन होता रहता है। इनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की, यानी सेल डिवीजन की, एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है तो इनके सेल्स जो है उनके अंदर कैपेसिटी किसकी है? डिवाइड होने की कैपेसिटी है। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके अंदर इमैच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यही इमैच्योर सेल्स मैच्योर होकर फर्दर प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। प्राइमरी सेल वॉल कैसी होगी? थिन होगी, फ्लेक्सिबल होगी और सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होगी। ध्यान रखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है। प्राइमरी सेल वॉल कैसी है? सेल्यूलोज की बनी हुई है, थिन है और फ्लेक्सिबल है। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और बहुत बड़ा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में न्यूक्लियस लार्ज पाया जाता है और बहुत प्रोमिनेंट होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। अगर इन केस प्रेजेंट भी हुए तो बहुत छोटे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, साइज भी उनका बहुत छोटा रहता है। दे लैक रिजर्व फूड बिकॉज ये इनके अंदर फूड प्रेजेंट, ये फूड को रिजर्व करके नहीं रखते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? फूड को रिजर्व करके नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं और इनमें जो है कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है, इसीलिए इनमें रिजर्व फूड नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट टिश्यू। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कॉम्पैक्ट टिश्यू भी कहा जाता है। सेल्स जो होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट होंगे, यानी इनके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेस जो है वो नहीं होती है। सेल्स के बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेल एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? कॉम्पैक्ट टिश्यू भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मेरिस्टम्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप से मेरिस्टम्स को डिवाइड किया गया है। अगर हम उनके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे देखें, हम उनकी पोजीशन के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे मेरिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे मेरिस्टम्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रोमेरिस्टम और प्रीमोडियल मेरिस्टम, दूसरा होता है प्राइमरी मेरिस्टम एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी मेरिस्टम। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोमेरिस्टम और प्रीमोडियल मेरिस्टम क्या होते हैं? ये जो है एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होते हैं। इसीलिए प्रोमेरिस्टम या प्रीमोडियल मेरिस्टम को एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है कि एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम किसे कहा जाता है, तो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम या प्रीमोडियल मेरिस्टम को कहा जाता है। तीनों ही सेम चीज है। इसके बाद ओरिजिन अगर पूछा जाए तो ओरिजिनेट कहाँ से ये होते हैं? एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द रीजन। ये कहाँ, कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं? ये क्या होता है? ऑर्गन या फिर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर जो प्लांट है वो इनिशिएट हुआ है, प्लांट बॉडी बनना शुरू होती है, वहां पर प्रोमेरिस्टम या प्रीमोडियल मेरिस्टम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। यही जो प्रोमेरिस्टम होते हैं ये क्या करते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम को इंक्लूड करते हैं। यानी यहाँ के बाद क्या होगा? जब प्लांट ऑफ बॉडी का एलोंगेशन शुरू हो जाएगा, उनका इनिशिएशन शुरू हो जाएगा, प्लांट बॉडी बनना शुरू हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी मेरिस्टम की तरफ ये मूव ऑन हो जाएगा और प्राइमरी मेरिस्टम की फंक्शन परफॉर्म होना शुरू होंगे। प्राइमरी मेरिस्टम में क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है वो ओरिजिनेट होता है प्रोमेरिस्टम से और इसके अंदर भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती रहती है। यानी कि यहाँ पर भी जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर भी सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होता रहता है। ये रूट्स के या शूट्स के मैच्योर रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं।
जहां पर जिनका एग्जाम्पल है इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है। मेरिस्टम जो कि मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो मेरिस्टम मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं वो रूट्स या शूट्स की टिप्स पे प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके के प्राइमरी टिश्यूज को क्या कहा जाता है, एपिकल मेरिस्टम कहा जाता है। ये इन सेल्स में हमेशा डिवीजन जो होता है वो होता रहता है और ये क्या करते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज को बनाते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है वो किसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, ये जो मेरिस्टम्स होते हैं ये डेवलप होते हैं प्राइमरी मेरिस्टम से। प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज जो है उनसे डेवलप होंगे और ये एम्ब्रायनिक स्टेज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लांट की एम्ब्रायनिक स्टेज में सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ये बात आप याद रखेंगे। कुछ सेल्स होते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के जो कि मेरिस्टेमेटिक होते हैं और सेकेंडरी मेरिस्टम को बनाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम की एक्टिविटी के बाद क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कब स्टार्ट होगी, प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वो सेकेंडरी मेरिस्टम के फॉर्मेशन के बाद ही स्टार्ट होगी। बेस्ड ऑन द पोजीशन इन प्लांट, पोजीशन इन प्लांट के बेसिस पे क्या होता है, मेरिस्टम जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, मेरिस्टम जो कि रूट की, शूट की और रूट और शूट की टिप्स पे प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा टिश्यू क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये बहुत अच्छे से याद रखिए आप लोग कि एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं वो प्राइमरी टिश्यूज को प्रोड्यूस करते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ऑर्गन की लीनियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोजीशन जो होती है एपिकल सेल्स की वो टर्मिनल भी हो सकती है और सब टर्मिनल भी हो सकती है, ठीक है। या तो जैसे ये एपिकल मेरिस्टम है, ये हमारा ग्रोथ है, ये एपिकल मेरिस्टम है, या तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा या फिर सब टर्मिनल यानी इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होंगे। अगला देखते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम मैंने आपको बताया कि ये पोर्शंस होते हैं एपिकल मेरिस्टम के जो कि एपेक्स को सेपरेट कर देते हैं, एपेक्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम का फंक्शन क्या है, एपेक्स को सेपरेट कर देना। और ये कब सेपरेट करते हैं, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सिस, एक्सिस की ग्रोथ के टाइम पर और परमानेंट टिश्यूज के फॉर्मेशन के टाइम पर इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होते हैं वो एपिकल मेरिस्टम को सेपरेट कर देते हैं एपेक्स से। याद रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन हो गई परमानेंट टिश्यूज की। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है मिंट का। बेस ऑफ इंटरनोड्स की बात कर, बेस ऑफ इंटरनोड्स के अंदर जो एग्जाम्पल आएगा वो स्टेम का आएगा और बहुत सारे मोनोकॉट्स का आएगा जैसे कि वीट, ग्रासेस, टेरिडोफाइट्स लाइक इक्विसेटम। इट अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू। अब है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, ये जो मेरिस्टम होते हैं ये लेटरली इन द एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं और पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, स्टेम और रूट के साइड में प्रेजेंट होते हैं। बेटा लेटरल मेरिस्टम जो होंगे वो कैसे होंगे, अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये सिलिंड्रिकल होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, सिलिंड्रिकल शेप के होंगे मेरिस्टम। फेसिकुलर होंगे, इंटरफेसिकुलर होंगे, एक्स्ट्रा फेसिकुलर होंगे और फंक्शन क्या होगा, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। किसके लिए क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी टिश्यूज को। तो आप याद रखिएगा कि सेकेंडरी टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा,
तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो एपेक्स ऑफ स्टेम, रूट और उनकी ब्रांचेस पे प्रेजेंट होती है, जबकि लेटरल मेरिस्टेम जो होती है वो लेटरल पोजीशन पर पाई जाती है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, जबकि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, एक्सेप्ट केवल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को छोड़कर। यहाँ पर एक्सेप्शन आप याद रखिएगा। थर्ड डिफरेंस क्या है, एपिकल मेरिस्टेम जो होते में सेल जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेन्स पर डिवाइड होते हैं, यानी किसी भी प्लेन्स पे रेडियल पे डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है, सेल जो होते हैं एक ही प्लेन में डिवाइड होंगे, पर्टिकुलरली बोथ ऑन द आउटर एंड इनर साइड, या तो वो दोनों ही साइड आउटर और इनर साइड पे डिवाइड होंगे। फोर्थ है एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम का डिफरेंस। एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो प्राइमरी टिश्यूज को बनाते हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के में हेल्प करते हैं। लास्ट डिफरेंस क्या है, एपिकल मेरिस्टेम जो है वो ग्रोथ इन लेंथ में हेल्प करते हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो ग्रोथ इन गर्थ एंड थिकनेस, पेड़ की थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के में कौन सा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव शूट एपेक्स की। वेजिटेटिव शूट एपेक्स क्या होता है, शूट एपेक्स सबसे पहले जो था वो रिकॉग्नाइज किया था वोल्फ ने। किसने रिकॉग्नाइज किया था, वोल्फ ने 1759 में। शूट एपेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द फ्लोम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। ये कहाँ से बनती है, शूट एपेक्स जो होती है एम्ब्रियो के फ्लोम्यूल से डिराइव हुई है, यानी वहां पर इसका ओरिजिन हुआ है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, टिप ऑफ स्टेम पे प्रेजेंट होती है, और इसकी एंड इट्स ब्रांचेस एज टर्मिनल बड, और इसकी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, टर्मिनल बड बोलते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो अकर्स इन द इनएक्टिव स्टेट। ये जो लीव्स होती हैं उनकी एक्सोस पे इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होती है, उसके बाद ये जो लीव्स जो होती हैं वो लेटरल बर्ड्स में चेंज होती हैं। कैसे चेंज हो जाती हैं, लेटरल बर्ड्स में चेंज हो जाती है। टिप ऑफ शूट एपेक्स जो होता है वो जनरली डोम शेप्ड का होता है और एक फ्लैंक जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। एक या एक से ज्यादा लीफ होती हैं, यहाँ पर लीफ प्रिमोडिया होती है। कितनी होती है, एक या एक से ज्यादा लीफ प्रिमोडिया शूट एपेक्स पे पाई जाती है, और इसमें पूरा वेजिटेटिव फेस रहता है। बहुत सारी थ्योरीज जो है वो शूट एपेक्स में दी गई है शूट एपेक्स को समझाने के लिए। तो सबसे पहली जो थ्योरी है इसमें वो है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं तो एपिकल सेल थ्योरी जो है वो नेगली ने प्रपोज की थी। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं इनमें सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट होता है। याद रखिए कि एपिकल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग शूट एपिकल मेरिस्टेम में सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट होता है। थ्योरी जो होती है वो ये जो थ्योरी है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किन प्लांट्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, तो ये हायर एल्गी, ब्रायोफाइट्स और बहुत सारे टेरिडोफाइट्स प्लांट्स पर के लिए ऊपर अप्लाई की जा सकती है। लेकिन जो हायर प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स वो इस थ्योरी में नहीं आते हैं। ये थ्योरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एपिकल सेल थ्योरी जो है वो किन प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। तो ये किन हायर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल होती है या किन हायर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आप ये दोनों चीजें याद रखेंगे। नहीं किसके लिए होती है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जबकि एप्लीकेबल किसके लिए है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के लिए है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी जो है वो सबसे पहले प्रपोज की थी हैंस्टीन ने। किसने प्रपोज की थी, हैंस्टीन ने प्रपोज की थी। कब की थी, 1870 में की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं उनमें 3
जोन्स या लेयर्स या हिस्टोजेंस प्रेजेंट होते हैं। पहला कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? पहली लेयर जो होगी वो होगी डर्मेटोजेन, सेकेंड लेयर होगी पेरिब्लम और थर्ड लेयर होगी प्लीरोम। डर्मेटोजेन जो होती है सबसे बाहर की लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये एपिडर्मिस बनाती है और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाती है। अगर क्वेश्चन आता है एनाटॉमी से कि प्लांट की एपिडर्मिस और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? डर्मेटोजेन लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है पेरिब्लम। पेरिब्लम क्या होती है? मिडिल लेयर होती है। ये क्या बनाती है? ये कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस बनाती है। तो कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस कौन सी लेयर बनाएगी? पेरिब्लम बनाएगी। थर्ड वन है प्लीरोम। प्लीरोम जो होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और ये पिथ एंड स्टील बनाती है। प्लांट के अंदर पिथ एंड स्टील की फॉर्मेशन कौन करता है? प्लीरोम करता है। नेक्स्ट थ्योरी हम इसके अंदर पढ़ेंगे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो थी वो स्मेटिट ने 1924 में प्रपोज की थी। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? जो सूट एपेक्स है उसमें दो डिस्टिंक्ट जोन्स प्रेजेंट होती हैं। एक जोन होती है ट्यूनिका एंड सेकेंड जोन इज कॉर्पस। ठीक है, एक जोन है ट्यूनिका और दूसरी जोन है कॉर्पस। ट्यूनिका जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है और ये एपिडर्मिस को फॉर्म करती है। कैसी होगी? सिंगल लेयर होगी, एपिडर्मिस को फॉर्म करेगी। ट्यूनिका के सेल्स जो होते हैं वो कॉर्पस की सेल्स से बहुत छोटे होते हैं। ट्यूनिका जो है वो केवल एंटी क्लिनिकल डिवीजन को शो करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है सरफेस ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये जो सरफेस का एरिया है इसको बढ़ाती है। कॉर्पस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल कोर्स को, और इनकी सेल्स जो होती हैं वो बहुत लार्जर सेल्स होती हैं, बड़ी सेल्स होती है। कॉर्पस शोज डिवीजन इन ऑल प्लेन्स। ये हर तरीके से प्लांट का डिवीजन करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूट एपेक्स की। रूट एपेक्स जो होती है वो क्या होती है? ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स होती हैं जो कि रूट टिप की, ग्रोइंग रूट टिप की सब टर्मिनल रीजन में पाई जाती हैं, जो कि रूट कैप को प्रोटेक्ट करती हैं, रूट कैप से प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, रूट कैप जो होती है वो रूट एपेक्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपेक्स भी कहा जाता है। इनकी ओरिजिन की बात करें तो ये एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की है, एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होंगी। और फॉर्म कहाँ से होंगी? एम्ब्रियो के किस पार्ट से फॉर्म होंगी? तो एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से फॉर्म होंगी। रूट एपेक्स क्या है? ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स है जो कि ग्रोइंग रूट टिप के सब टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्ट किसके द्वारा होता है? रूट कैप जो होती है वो रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करती है। इस रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसको रूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपेक्स भी कहा जाता है। ओरिजिनेशन की बात करें तो ये एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होती हैं और एम्ब्रियो के किस पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं? रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो से होती हैं। एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है? वो रूट एपेक्स के डेरिवेटिव से प्रोड्यूस होंगी। रूट एपेक्स जो होती है वो शूट एपेक्स से बहुत अलग होती है। ये शॉर्ट होती है, शॉर्ट भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती, लेस यूनिफॉर्म भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लेटरल अपेंडेजेस बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। लेटरल अपेंडेजेस मीन्स लीव्स एंड ब्रांचेस जो होते हैं वो रूट एपेक्स के अंदर बहुत कम प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स का डिफ्रेंशिएशन भी होता है, यानी कि नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होंगे या नहीं प्रेजेंट होंगे ये भी रूट एपेक्स में एक फैक्टर है। अगर हम हेंस्टीन की बात करें, हेंस्टीन के अकॉर्डिंग रूट एपेक्स जो है वो क्या डाइकोटिलेडनस जो होती है, डाइकोटिलेडनस की जो रूट एपेक्स होती है वो कैसी होती है? उसमें 3 मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है हमारा प्लीरोम, दूसरा पेरिबिलम एंड थर्ड वन इज डर्मेटोजेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? रूट के एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कुछ थ्योरी दी गई है। वो थ्योरी एक जो थ्योरी है वो है कॉर्पर कैप्टे थ्योरी। कॉर्पर कैप्टे थ्योरी जो है वो स्किप ने प्रपोज की थी 1917 में। ये थ्योरी जो है वो कंपेरेबल है ट्यूनिका एंड कॉर्पस
थ्योरी ऑफ सूट एपेक्स के। तो कॉर्पर मीन्स, कॉर्पर यहाँ पे कॉर्पर का मतलब क्या है, बॉडी है, एंड कैपे मीन्स कैप, ठीक है, बॉडी कैप। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है क्विसेंट सेंटर थ्योरी। क्विसेंट सेंटर थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी क्लोविस ने, याद रखिएगा, क्विसेंट सेंटर थ्योरी क्लोविस ने प्रपोज की थी। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं या जोन ऑफ इनएक्टिव सेल्स, इनएक्टिव सेल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इमैच्योर सेल्स की। अभी आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो क्या होता है, इमैच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्लोव्स के अकॉर्डिंग क्या है कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं, जोन ऑफ इनएक्टिव सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रूट एपेक्स के सेंट्रल पार्ट में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट एपेक्स के सेंट्रल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कि क्विसेंट सेंटर बोला जाता है। इस रीजन में सेल्स जो होती हैं वो कैसी होंगी, लाइट होंगी, उनके अंदर लाइट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियाई कैसा होगा, स्मॉल होगा, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत ही लो होगा, और ये सेल्स जो होती है इनमें कुछ नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मॉल डिक्टोसोम्स जो होते हैं वो बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, क्विसेंट सेंटर थ्योरी है। तो ये थे हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ।